कोरिलेशन रिग्रेशन समझने के बाद आज हम शुरू करते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन को समझा। उस समय हमने आपको बताया था जो कोरिलेशन रिग्रेशन है वो निकालते हैं हम किसमें, वेरिएबल्स के बीच में। आपको तीन टर्म्स हमने समझाई थी, एक होता है कांस्टेंट, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ये एट्रीब्यूट्स। कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यू जो चेंज ही नहीं होती हो। जैसे हमने कह दिया कि भाई इस क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स 60 हैं। ठीक है, अब मैं चाहे उनको कितनी बार कंप्यूट कर लूं, अगर वो 60 हैं तो हर बार 60 आएंगे। ठीक है, मैं कहूँ इस क्लास के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, किसी के 60, किसी के 65, किसी के 70, किसी के 75, किसी के कुछ और। ठीक है, तो जो वेरी कर रहे हैं दीज आर वेरिएबल्स, वेरी भी कर रहे हैं, ये मेजरेबल हैं, ये भी मेजरेबल हैं। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर रहे हैं, ये वेरी नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। जो हम कोरिलेशन रिग्रेशन जो कुछ पढ़ते हैं वो सब इन वेरिएबल्स के लिए पढ़ते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेजरेबल नहीं हो सकती। ठीक है, नॉट मेजरेबल, उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम समझे उससे पहले हमें एट्रीब्यूट्स का मतलब समझना होगा। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के गुण, इसीलिए इनको गुण बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम माप नहीं सकते, जो है या नहीं है इतना तो हमें पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन वो कितने हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इस रूप में उसको बताना बड़ा मुश्किल है। उससे हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चों की हाइट, अब आप फटाफट से इंच टेप लेंगे और उनकी हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने कहा वेट, आप वेट तोड़ लेंगे। मैंने कहा उनकी एज, आप एज निकाल लेंगे। मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स को भी मेजर कर लेंगे आप। ठीक है, अब लेकिन मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को कैसे मेजर करेंगे? आप ये कह सकते हैं वह बहुत ईमानदार है या वह ईमानदार नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे। वह 250 ग्राम ईमानदार है, ऐसा तो शायद आप नहीं कहेंगे ना। या वह 400 मीटर जो है इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट को बेशक IQs में हम मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का कोई ऐसा ऑथेंटिक हमारे पास मेजर नहीं है कि हम उसको मापें। ठीक है, मैंने कहा मेल, अब वह कितना परसेंट मेल है ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, या तो मेल है या फीमेल है। ठीक है, या तो आइदर वी विल से मेल और फीमेल। ठीक है ना, तो इस तरह से हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, वह मेहनती है या वह मेहनती नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं गुण। बात समझ में आ रही होगी। तो इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो मेजरेबल है और बदलते ही नहीं है कांस्टेंट, जो मेजरेबल है और बदलते जाते हैं उन्हें वेरिएबल। ठीक है, और जो मेजरेबल ही नहीं है, सिर्फ उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी सॉरी ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस। ये वैसे कोरिलेशन से ज्यादा आसान पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हम उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ओनली काउंटेबल, ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओनली काउंटेबल होते हैं। हम ये कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप में जहां 1000 पर्सन्स हैं, हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें भैया ऑनेस्ट लोग कितने हैं, ऑनेस्ट लोग 600 हैं, बाकी जो 400 लोग हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, नॉट ऑनेस्ट। इसमें बॉयज कितने हैं, इसमें हमने कहा 800 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी होगी 2, नॉट बॉयज यानी कि गर्ल्स 12। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंट कितने हैं, इसमें इंटेलिजेंट है भैया 500 इंटेलिजेंट नहीं है।
तो ओनली वी कैन काउंट, वी कैन सी द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ दीज जो है प्रॉपर्टीज, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो पहले ही बात आपको क्या एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ में आ गया, एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गया। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि वो चीजें, वो प्रॉपर्टी जो काउंटेबल नहीं है। तो एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन का मतलब भी संबंध होता है। तो अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं इसको गुण संबंध साहचर्य। ठीक है, जो बेसिक बातें मैं पहले वो समझा रहा हूँ। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब, जैसे भाई हम कोरिलेशन निकालते थे कि भाई हाइट के साथ साथ वेट बढ़ता है कि घटता है, हाँ जी हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। मैंने कहा कि भाई प्राइस के साथ साथ डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, इनके बीच में कोई संबंध है, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी तरह का इनमें संबंध विराजमान है, मौजूद है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये संबंध कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो तो ये हो गया आपका कोरिलेशन। अब इसी तरह से एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमें क्या करना है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम इसी तरह के जो गुण हैं उनके बीच में संबंध देखना चाहेंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो हार्ड वर्कर है क्या वो सक्सेसफुल होते हैं। अब आपने कहा हाँ जी, जो हार्ड वर्कर होते हैं ना उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि जो हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल भी हैं, तो उनके बीच में एक पॉजिटिव संबंध दिखाई देता है। अच्छा, मैंने कहा जो इंटेलिजेंट होते हैं या जो लिटरेट होते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, क्या वो अनसक्सेसफुल होते हैं। आपने कहा नहीं नहीं, इंटेलिजेंट के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस तो बहुत कम है, इनके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन मुझे मिलता है। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया भाई कि क्या जो दो गुण हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में या नहीं, कोरिलेशन की तरह। लेकिन बस क्या है कि कोरिलेशन की तरह इसमें वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, इनका हम वेरिएंस नहीं निकाल सकते, इन्हें जस्ट हम सिर्फ काउंट करके बताएंगे। ठीक है, कि इतने लोगों में से इतने परसेंट इंटेलिजेंट थे, उन इंटेलिजेंट लोगों में से इतने परसेंट लोग सक्सेसफुल रहे। तो क्या जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उसमें इंटेलिजेंट होने का कोई कंट्रीब्यूशन है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कि टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड और नॉट। दो एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं या नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है। ठीक है, उसे हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली एसो, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इसमें हो सकता है पॉजिटिव एसोसिएशन, एक हो सकता है नेगेटिव एसोसिएशन। अगर एक गुण दूसरे वाले गुण को बढ़ाता है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एसोसिएशन है, अगर उसको कम करता है तो हम कहेंगे नेगेटिव एसोसिएशन है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही नहीं हैं तो हम इनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे।
इंडिपेंडेंट होने का मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से हमारा मतलब क्या है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इनमें करते क्या हैं, किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ओनली काउंटेबल है, केवल ये काउंटेबल हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसमें इनकी फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती हैं। फ्रीक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट। केवल इनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब गिनती कितनी बार है। ठीक है, जैसे मैं अब आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास मतलब जो है n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, जो टोटल संख्या है उसको हम डिनोट करते हैं एस n से। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि इसका एक गुण मैंने लिया, एक गुण मैंने इसमें लिया कि भाई इसमें इंटेलिजेंट कितने हैं। ठीक है, तो बाकी जो हो जाएंगे नॉन इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको एक और आधार पर बांटा कि इसमें बॉयज कितने हैं और नॉन बॉयज यानी कि गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जो कुल जो संख्या है उसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल जो फ्रीक्वेंसीज है वो किसको डिनोट करते हैं एन से। मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या जो बॉयज हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या बॉयज इंटेलिजेंट कम होते हैं या गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, गर्ल्स इंटेलिजेंट कम होती है। मतलब इंटेलिजेंसीज और जेंडर के बीच में किसी तरह का संबंध है या नहीं, वो देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्योंकि ना मैं बॉयज गर्ल्स को तोल सकता हूँ कि कितना परसेंट बॉयज कितना परसेंट गर्ल्स है, इसमें कितने ग्राम बॉयज है और कितने ग्राम गर्ल्स है, ये तो नहीं तोला जा सकता ना। आइदर ही इज बॉयज और शी इज गर्ल्स। ठीक है, इसी तरह से आइदर ही और शी इज इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट। ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। फिर इसमें जिनमें वो गुण मौजूद होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। पॉजिटिव, ये बल्कि इनको क्लास बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, देखो इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। जितने टोटल इंटेलिजेंट बच्चे इसमें से है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू है 60, तो जो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, उनको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें वो गुण नहीं है, उसे हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, ठीक है, कैपिटल सी से, कोई तीसरा गुण भी है तो। ठीक है, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगी, जिस जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको हम फिर डिनोट करते हैं, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और इनके लिए हम ग्रीक लेटर यूज करते हैं, ए को स्मॉल ए भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली हम यूज करते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब जिसमें ए वाला गुण नहीं है उसका अपोजिट। ठीक है, बॉयज को हम डिनोट कर रहे हैं बी से, जो बॉयज हैं वो बी, जो बॉयज नहीं है जिसमें बॉयज वाले के अपोजिट रह गए यानी कि गर्ल्स, उसे हम डिनोट करेंगे बीटा। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इस तरह से जो है इनको डिनोट करते हैं। बट हमारे 3 तक है तो 3 से आगे तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये भी बात समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है। अब इसमें देखो, अब आपको कुछ चीजें और मिलेगी। अब इसमें इस 100 बच्चों के ग्रुप में कुछ बॉयज मिलेंगे जो इंटेलिजेंट है ना, ए का मतलब इंटेलिजेंट, बी का मतलब बॉयज। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे जो बॉयज नहीं है यानी कि गर्ल्स है। कुछ नॉन इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे, इंटेलिजेंट का अपोजिट नॉन इंटेलिजेंट, जो जो कि बॉयज हैं। ठीक है, कुछ
नॉन इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे जो बॉयज नहीं है यानी कि गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आगे आगे इनका कॉम्बिनेशन भी बनेगा कि ए बी का मतलब जिसमें एक गुण भी है दूसरा गुण भी है, ये वाला गुण भी मौजूद है, ये वाला गुण भी मौजूद है। ठीक है, तो ये भी क्लास फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ही कहलाएगी, ए बी, ए बी। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलेंगे, जिसमें ना पहला गुण मौजूद है ना दूसरा, जो ना तो इंटेलिजेंट है ना ही जो बॉयज है। ठीक है, तो सेम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा से। तो ये भी नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ एक एक चीज इसमें। ठीक है, इसको साथ साथ समझते चलना। अब देखिए, एक इसमें अब ये चीजें जिसमें एक गुण तो है दूसरा नहीं। ठीक है, इज जो है नॉन, फर्स्ट पहला गुण यानी कि ही इज नॉन इंटेलिजेंट एंड बॉयज। ठीक है, ये है इंटेलिजेंट लेकिन नॉट बॉयज यानी कि गर्ल्स। इन्हें बोलते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो, उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जैसे हमने लिखा ए बी, अल्फा बी, आगे और भी मिलेंगे तीन वाले में, जैसे बी गामा, है ना। आगे हम पढ़ेंगे थ्री वाले पर, बाद में चलेंगे, पहले भी आप इतना ही समझ लें। ठीक है भाई, अच्छा अब और मैं आगे चल रहा हूँ, एक एक चीजें आई होप भी आपको समझ में आ रही होगी सब बातें। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिया ये टोटल जो मेरा सैंपल है, इसमें 100 बच्चे मैंने लिए। मैंने कहा कि भाई पहले जरा मैं इनको क्लासिफाई कर लूं, इनमें से बॉयज और गर्ल्स के बेस पर अलग अलग हो जाए। तो ए यानी कि बॉयज, बी, बी नहीं सॉरी नॉट ए यानी कि अल्फा यानी कि गर्ल्स। तो बॉयज हैं यहाँ 60, गर्ल्स हैं यहाँ बाकी बचे 40। ठीक है, तो ए इस बेस पर मैंने तोड़ा, या बी और बीटा के बेस पर तोड़ा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इन बॉयज में से, अब ये 60 सिर्फ बच्चे वो हैं जो बॉयज हैं, इन बॉयज में से इंटेलिजेंट कितने हैं, इन बॉयज में से नॉन इंटेलिजेंट कितने, है ना। नॉन इंटेलिजेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा से। इसी तरह से ये जो गर्ल्स हैं, इन गर्ल्स में इंटेलिजेंट कितने, इन गर्ल्स में इंटेलिजेंट जो नहीं है। ठीक है, और देखो, अब मैं आगे भी चल सकता हूँ, इससे भी आगे, कि ये जो इंटेलिजेंट बॉयज जो सक्सेसफुल भी रहे आगे, ये इंटेलिजेंट बॉयज जो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सी मैंने ले लिया सक्सेस को, और गामा जो सक्सेसफुल नहीं है। तो आगे इसी तरह से हो जाएगा, ये जो बॉयज इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन सक्सेसफुल रहे, जरूर थोड़ी जो इंटेलिजेंट ना हो सक्सेस ही ना हो, है ना। और यहाँ हो सकता है वो बॉयज जो इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन सक्सेसफुल भी नहीं थे। इस तरह से इनका ऑर्डर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ इसको बोलते हैं, अब ध्यान से देखो इनका, अगर मैं ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी शॉर्ट नोट में आएगा, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, एन एन ही होता है केवल। अगर मैं आपसे कहता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर, तो क्या है, सिर्फ एन। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इनको बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनको मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो आप बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी केवल एक ही होती है, एन।
फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ये होती है ए, ब्रैकेट लगाना, फ्रीक्वेंसी देखो कोई हमने कहा अच्छाई एक गुण है तो उसको डिनोट करेंगे ए से, अब कितने लोग अच्छे हैं उसको डिनोट करेंगे ब्रैकेट ए से, ये फर्क है। ठीक है, हमने कहा कि इसका मतलब है ब्यूटीफुल, बी का मतलब है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीनेस एक गुण है, कितने लोग ब्यूटीफुल हैं ब्रैकेट बी, कितने लोग ब्यूटीफुल नहीं है ब्रैकेट बी। ठीक है, तो ब्रैकेट लगने का मतलब उसकी काउंटिंग संख्या, तो फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी होती है ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, इस तरह से। सेकंड ऑर्डर की मैंने अभी आपको बताई जिसमें दो दो चीजें हों, ए बी, ए अल्फा, ए बीटा सॉरी, अल्फा बी, ठीक है, बी सी, इस तरह। ये होती थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ए बी सी, ए बी गामा, अल्फा बी सी एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, अब मैं नीचे एक नोट लिख रहा हूँ काम का, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार इस पे आता है आपका, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। हाईएस्ट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे 2-2 नंबर के लायक ही क्वेश्चन एक और जो आपको पता होना चाहिए, हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, इसका फॉर्मूला 3⁻n। n का मतलब है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि अगर आप सिर्फ 2 ही गुण ले रहे हैं, एक आपने लिया जेंडर यानी कि बॉयज गर्ल्स में बांटा, दूसरा आपने लिया सक्सेसफुल कि बॉयज ज्यादा सक्सेसफुल है कि गर्ल्स ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 2 हुआ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, केवल 9 फ्रीक्वेंसी बनेगी, अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। अगर आप 3 गुण एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, तो 3⁻3, n इक्वल टू जब 2 है तो टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 9, n इक्वल टू जब 3 है तो टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी, अब 3 गुण ले लिया आपने, वो एक तो जेंडर यानी कि बॉयज गर्ल्स के बेस पर तोड़ेंगे, दूसरा इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट के बेस पर, और तीसरा सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल के बेस पर, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 27 करके देखना। ठीक है, आगे हम करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 3⁻n। और अब मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, इसका फॉर्मूला 2⁻n। ठीक है, n का मतलब अगेन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, अगर केवल 2 ही गुण आप ले रहे हैं तो 2⁻2 यानी कि 4 आपको अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अगर n 2 है तो। अगर n 3 है तो 2⁻3 यानी कि 8 अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स पर हम अभी बाद में चलेंगे, अभी हम 2 एट्रीब्यूट्स पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स पर मैं आपको करके बताता हूँ कैसे चलेंगे, किस तरह से होगा। ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी और किस तरह से होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम समझ रहे हैं 2x2 टेबल, या जिसको बोलते हैं एक और भी नाम है इसका 9 सेल टेबल, या जिसका एक और भी नाम है 9 स्क्वायर टेबल। जब
टू एट्रीब्यूट्स होते हैं तब ये टेबल बनाई जाती है। 3 एट्रीब्यूट्स में टेबल काम नहीं देगी। तो अब ये क्या है, इसमें आपको 9 सेल बनाने होते हैं। बहुत सिंपल काम है। आप मिसिंग, आपके क्वेश्चन में आती है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, या फिर एसोसिएशन निकालना, या कंसिस्टेंसी निकालनी, वो सारा हम समझने वाले हैं अभी। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स टेबल बन गई 2x2 की टेबल। ठीक है, यहाँ हमने लिया n, टोटल हमेशा यहाँ लिखा जाएगा इसका, n इज इक्वल टू 100। कुल स्टूडेंट्स कितने लिए थे हमने जिनकी स्टडी की? 100। इसमें से बॉयज कितने थे और बॉयज जो नहीं थे वो कितने थे, यानी कि गर्ल्स। ठीक है, या इस तरह से कर लो, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट। ठीक है, नॉन बॉयज से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल, नॉन सक्सेसफुल। ठीक है, इंटेलिजेंट हमने कहा कि भाई 100 में से 80 बच्चे इंटेलिजेंट थे, 20 बच्चे इंटेलिजेंट नहीं थे। सक्सेसफुल कितने थे? 60 बच्चे सक्सेसफुल रहे, 60 और 40 बच्चे सक्सेसफुल नहीं थे। ठीक है, हमेशा यहाँ से शुरू करना है टेबल को। ठीक है, टोटल यहाँ आना चाहिए। एक गुण ऊपर ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ए ही लिखना है, आप चाहो तो बी लिख लो, बी और बीटा, ए और अल्फा यहाँ लिखो। अब यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ वो है बी और ए, दोनों गुण जो हैं, ये बी और ये ए, तो यहाँ लिखा जाएगा हमेशा ए बी। वो लोग जो इंटेलिजेंट भी थे और सक्सेसफुल भी। मान लीजिए मैंने लिखा 40, यहाँ क्या आएगा इधर, यहाँ ये बी गुण और ये अल्फा, अल्फा बी, यूं समझ लो ए बी अल्फा बी, तो टोटल आएगा बी। ए अल्फा एक तरह से हट गया, कैंसिल हो गया, समझ लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। इसी तरह से ए बी 40, तो ये हो जाएगा आपका ए बीटा। ठीक है, ये ए है तो तीनों में ए ए ए, यहाँ टोटल नीचे बी है तो बी बी बी। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 40। ठीक है, और थोड़ा सा डेटा बदलना चाहिए, चलो 0 रह जाएगा, वो तो क्या करें। यहाँ क्या बचेगा? अल्फा बीटा। ठीक है, ये इज इक्वल टू आएगा अब यहाँ 0, क्योंकि देखो ये टोटल ये इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का टोटल इसके बराबर, इनका टोटल इसके बराबर। इस तरह से ये चलती है, इस तरह से काम करती है 9 स्क्वायर टेबल। ठीक है, पैटर्न देख लो इसका, ए बी में अल्फा बी जुड़ेगा तो आएगा बी। ठीक है, ए बीटा में अल्फा बीटा जुड़ेगा तो यहाँ आएगा बीटा। ठीक है, यहाँ से भी देखो, ए बी में जब जुड़ेगा ए बीटा तो इक्वल टू आएगा ए। ठीक है, और ए बीटा में क्या जोड़ना रह गया? अभी अल्फा वाला रह गया, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें कही जाएगी, बहुत सिंपल है, अभी हम करेंगे, अभी इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब मैं इससे पहले एक चीज आपको और बता दूं, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा और आती है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब देखो, एक प्रॉपर्टी है क्लास फ्रीक्वेंसीज की, नन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कैन बी नेगेटिव। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। नन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी भैया नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा 100 बच्चों का ग्रुप लिया, इसमें इंटेलिजेंट कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक ही बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, सब के सब नॉन इंटेलिजेंट है। या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे इंटेलिजेंट है, नॉन इंटेलिजेंट एक भी नहीं है।
या मैं कह सकता हूँ 100 बॉयज हैं, गर्ल्स एक भी नहीं है, ये सारी गर्ल्स हैं, बॉयज एक भी नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 100 बच्चों में से 110 बॉयज हैं, यानी कि -10 गर्ल्स। माइनस में फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का मतलब है कि कोई क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ एनी क्लास फ्रीक्वेंसी is negative, then data is called अनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो डेटा विल बी कॉल्ड अनकंसिस्टेंट, मतलब कुछ गलती है इसमें, तब डेटा को हम बोलेंगे कि डेटा इज कॉल्ड अनकंसिस्टेंट, जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब आपको समझाने के लिए मैं वैसे ही कोई इमेजिनरी क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूँ। मैंने लिखा कि आपके पास सैंपल है 200 का। ठीक है, ए बी इसमें से है, मैंने कहा ए बी है वही 140। ठीक है, बीटा मैंने कहा बीटा है वही इसमें तुम्हारे पास 60। ठीक है, और कुछ देने की जरूरत है मेरे ख्याल से, कितने में काम चल जाएगा। चलो एक और दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू है, ठीक है मैं इसको अनकंसिस्टेंट ही निकलवाना चाह रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू है 100। मैंने कहा बताओ डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। ये अनकंसिस्टेंट आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ वैसे, पर चलो करना कैसे है वो टेबल बनाएंगे अपनी। एन ए ब्रैकेट लगा देना, अल्फा बी बीटा, यहाँ दोनों बी वाले आने चाहिए इस लाइन में, तो ए बी। ठीक है, और अल्फा बी, यहाँ इधर पूरे में ए वाले आने चाहिए, तो ए बी ए बीटा, इधर पूरा अल्फा वाला आना चाहिए, अल्फा बी अल्फा बीटा। एन बराबर कितना है भाई 200। ठीक है, ए बी कितना है 140, ए कितना है 100, और बीटा कितना है भाई, बीटा है 60। ठीक है, करें ये 60 ये 200, तो ये कितना आ जाएगा 140, ये 140, ये टोटल भी 140 होना चाहिए, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 140 और ये टोटल 100। ठीक है, जब ए कैटेगरी के बच्चे हैं ही 100, जब बॉयज हैं ही 100, तो इंटेलिजेंट बॉयज 140 कैसे हो सकते हैं, है ना। मैंने आपको पहले तो ये -40 है। ठीक है, और -40 आने का मतलब सॉरी ये तो 60 प्लस का है। ठीक है, ये -40 आएगा, और ये -40 ही हमें बता रहा है कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा आर कॉल्ड अनकंसिस्टेंट। अब इसी का यूज आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि भाई आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए इसके बेस पर। ठीक है, तो अब मैं एक कोई क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लेता हूँ। मैंने कहा n इज इक्वल टू है भाई 500, ए बी इज इक्वल टू है 140, ए इज इक्वल टू है 300। चलिए ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू मैंने लिया, मान लीजिए बीटा कितना ले ले 250 ले लेते हैं। और कहा कि फाइंड आउट अदर फ्रीक्वेंसीज, ऑल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब आप एक तो ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज किसको बोलते हैं, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इन्हीं को ही तो बोलते हैं। यहाँ जब दो ही एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, चलो मैं ये पहले निकाल दूं फिर बात करते हैं। ये हो गया भाई आपका n 500, यहाँ आप लिखते हैं ए बी। ठीक है, ए बी ए बीटा, टोटल ए आ गया यहाँ, ए बी अल्फा बी, टोटल बी आ गया यहाँ, ए बीटा अल्फा बीटा, टोटल यहाँ बीटा आ गया, यहाँ अल्फा आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू 140, ए इज इक्वल टू 300, बी इज इक्वल टू 250,
मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालो। ये 250, ये 500, बीटा कितना हो जाएगा 250, ब्रैकेट लगा देना, वैसे पर मैंने लगाई नहीं है। ये 300, ये 500, यहाँ कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। ये 140, ये 250, टोटल ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 110 का। ये 110 और ये 200 डिफरेंस कितने का आ जाएगा 90 का। ये 140 और ये 300, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 160 का। 160 और 90 250। 1 मिनट में सारी फ्रिक्वेंसीज निकल आएगी। अब आप बता दीजिए कि भी अदर मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हैं अल्फा बी 110, ठीक है, और क्या निकाला मैं ए बीटा 160, अल्फा बीटा 90, ए बी गिवन ही था हमें 140। ये क्या है, ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है। जब दो ही अपने पास एट्रीब्यूट्स हैं, दो ही गुण हैं ए और बी, तो उसमें अल्टीमेट हाईएस्ट ऑर्डर क्या बैठेगा ए बी वाला। तो देखो ये हमने अभी फॉर्मूला बताया था ना कि इसका फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही हुई। और टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था 3n, तो दो ही गुण हम ले रहे हैं 3/2 यानी कि 9। तो टोटल देखो कितनी फ्रीक्वेंसीज है 9। ऐसे ही जब 3 को पढ़ेंगे तो 27 आएगी और ये आएगी 8। ठीक है जी। तो इस तरह से सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपने निकाल दी। आपसे पूछे फाइंड आउट ऑल अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, तो सारी की सारी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालते कैसे। अब सारा मैंने बता दिया। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, संबंध कैसे निकालते हैं, तो उसके 5 विधियां हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, जैसे कोरिलेशन निकालने की अलग अलग विधियां बताई आपको, स्पीयरमैन का मेथड पढ़ा, कार्ल पियर्सन का पढ़ा, कॉनकरेंट का पढ़ा, ऐसे ही इसमें आएगी। एक आएगी आपका कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मेथड। दूसरा पढ़ेंगे प्रोपोर्शन मेथड, पर ये आज वाला समझना जरूरी है, आगे जो मैं कुछ भी करवाऊंगा उसको समझने के लिए। तीसरा आएगा यूल्स कोएफिशिएंट्स ऑफ एसोसिएशन, चौथा आएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉलिगेशन, और पांचवा इसमें आएगा आपका सी मेथड, कोएफिशिएंट्स ऑफ कंटिंजेंसीज। ठीक है, ये हम 5 मेथड पढ़ने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से आते हैं यूल वाले से, यूल्स कोएफिशिएंट्स ऑफ एसोसिएशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज आप इसको अच्छे से तैयार करो ताकि आपको ये सब कंसेप्ट जो आगे हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है बार बार, तो वहाँ आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको आप कर लीजिएगा भाई। ठीक है, बाकी हम करेंगे